देखिए कल तक मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि चैप्टर का नाम है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। इसके अंदर सर हम लोगों को टोटल सिलेबस हमें पहले पता होना बहुत जरूरी है। मैं हर क्लास में सिलेबस डिस्कस करता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में एकदम माइंड मैप पूरा क्लियर रहे कि क्या चीज कहना चाह रहा हूं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पहली चीज मुझे पढ़नी थी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में भी मुझे पढ़नी थी फिजिकल भी और केमिकल भी। तो ये टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया सर, ओके। दूसरे नंबर पे मुझे पढ़ना था जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज, एक दो डेफिनेशन मेरी बाकी है लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली पूरी चीज समझ चुका हूं कि व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सर जो हमको पढ़ना था वो था आयनिक कंपाउंड, वो था हमारा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में भी मुझे दो चीजें पढ़नी थी, एक पढ़नी थी फॉर्मेशन, एक पढ़नी थी प्रॉपर्टीज। याद आ रहा है कि नहीं? यस और प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने शॉर्टकट बनाया था पीसीएस मी, याद आ रहा है? यस सर पीसीएस मी। शायद पी मतलब क्या था? फिजिकल फिजिकल स्टेट। सी मतलब कोई रिवीजन नहीं हो रहा है, झोला उठा के चलें। क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, सी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं, पी फॉर फिजिकल स्टेट, सी फॉर कलर ऑफ द फ्लेम, याद आया? यस एस फॉर सॉल्युबिलिटी, एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ई फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके। ठीक है, इसलिए बार बार रिवाइज करवाता रहता हूँ। पी फॉर फिजिकल स्टेट, सी फॉर कलर ऑफ द फ्लेम, एस फॉर सॉल्युबिलिटी, एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड ई फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके। और चौथी चीज सर, चौथी चीज जो हमको पढ़नी थी वो हमको पढ़नी थी फ्लेम टेस्ट। हमारी, हाँ क्या था, याद करने दो। हाँ, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, याद आ रहा है ना? बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ठीक है। और फिफ्थ चीज जो हमको पढ़नी थी वो थी कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंशन, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और इसमें से सर मैंने प्रॉपर्टीज खत्म कर ली, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज खत्म कर ली सर, मैंने कोरिजन खत्म कर लिया, मैंने प्रॉपर्टीज खत्म कर ली ना? यस चलिए, तो नेक्स्ट चीज जो हमारी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं सर, वो होगी हमारी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। आयनिक कंपाउंड का हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन। अब देखिए, अब एकदम तुम लोग ध्यान से सुनो, मैंने इसको एक और, हम लोग पूरी दुनिया एक और नाम से जानती है और वो है इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, अब सिंस अगर आयनिक कहीं लिखा हुआ है या कहीं इलेक्ट्रोवैलेंट लिखा हुआ है तो आप सीधे समझ सकते हैं कि आयनिक शब्द या इलेक्ट्रोवैलेंट, इसमें सर एक शब्द का क्रक्स आ रहा है जो मैं बार बार समझ पा रहा हूँ, और वो यहाँ आयन से रिलेटेड कुछ दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे सर एक शब्द आ रहा है आयंस। क्या आ रहा है? आयन। अब आयंस में मैं जानता हूं पॉजिटिव आयंस। अब देखिए, अब नहीं, पहले रुकिए। अब आयंस कब फॉर्म होते हैं? तो आयंस सर का फॉर्मेशन तब होता है जब या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन, एक मिनट। अब आयंस आयंस दो तरीके से बन सकते हैं, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, है ना, और एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो नेगेटिव आयंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेगेटिव आयन। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव आयन, ठीक है। और केमिस्ट्री की भाषा में इसी नेगेटिव आयन को कहते हैं एनायन, और इसी को बोलते हैं कैटायन। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक सब तो हमको समझ आ गया। अब सर आयंस है, अगर कभी भी आयंस की बात हो रही है और अगर मैं समझने की कोशिश करूं सर, अगर पूरी कहानी में
कहीं ना कहीं आ रहा है आयनिक कंपाउंड। कहानी में क्या आ रहा है? आयनिक कंपाउंड। तो सर अगर कहीं भी कंपाउंड आ रहा है, कोई भी कंपाउंड बन रहा है, तो मुझे एक चीज पता है, कई सारे एलिमेंट्स, एलिमेंट 1 प्लस, ठीक है, एलिमेंट 1 जुड़ा एलिमेंट 2 से। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, वो जुड़ा Yes, sir. एलिमेंट 3 से, मतलब कई सारे एलिमेंट कई तरीके से मिलके ही कंपाउंड बनते हैं, बनते कि नहीं? Yes, sir. अब किसी भी कंपाउंड, जैसे कि एग्जांपल ले लिया गया, हम लोगों ने H2O ले लिया, एग्जांपल मैंने लिया H2O, तो मैं देख समझ पा रहा हूँ कि सर इसमें एक H रह रहा है, एक O रह रहा है, एक H रह रहा है, मतलब तभी तो H2O कहला रहा है ना, ठीक है। Yes. अब सर कोई भी एलिमेंट किसी चीज से जुड़ी है, तो सर अगर H और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये एक ऐसी ताकत से जुड़े हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, आप देख नहीं पाते हैं लेकिन वो होता है ना, Yes, उसी sir. तरीके से एक फोर्स होता है, जो फोर्स होता है, फोर्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इस केस में अब दो तरीके का फोर्स हो सकता है, एक आयनिक फोर्स हो सकता है, एक कोवेलेंट फोर्स हो सकता है ना, मतलब दो ही तरीके से। तब आयनिक में क्या होता है, यहाँ पे शेयर नहीं, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, क्या होता है, ट्रांसफर। और यहाँ पे कोवेलेंट में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अभी जिसको नहीं भी समझ आ रहा, अभी सारी केस क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर, Yes, sir. Clear. ठीक है ना। अब देखिए, अब समझने वाली मेरी बात सर ये है, इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है सर। समझने वाली बात मेरी सर ये है कि आयनिक बॉन्ड को, ये तो आपको समझ आ गया कि पहली चीज अगर मैं आपसे बोलूं कि आयनिक बॉन्ड को आयनिक क्यों कहते हैं, कि आयनिक बॉन्ड को आयनिक इसलिए कहते हैं सर क्योंकि ये एक्चुअली में बॉन्ड बना है जब दो अपोजिटिवली चार्ज आयंस मिले, यानी बॉन्ड फॉर्म्ड बाय टू अपोजिट, भाई दो के बीच में तो एक ही बॉन्ड बनेगा ना, Yes. अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस के बीच में, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। और एक टर्म आप बार बार देखेंगे, जो टर्म आपको कहलाएगा, अब देखिए, तो एक चीज तो सर आपने बता दी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का या तो इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कितने आए या कितने गए, जो ये होते, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, तो वैलेंसी शब्द मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं लिख दे रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं एक एटम द्वारा, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम लॉस करता है या गेन करता है, यही चीज उसकी क्या कहलाती है, Electroviolet. ठीक है। अब सर, अब पूरी कहानी में सर हम लोग ये क्यों इंटरेस्टेड है, अब आपको एक चीज आपने देखा होगा कि जब मैं आपका कोर्स दिखा रहा हूं तो आपकी बुक में ये दोनों दिया होगा, बुक में आपके आयनिक कंपाउंड भी दिया होगा और कोवेलेंट कंपाउंड भी दिया होगा, देखियो कि नहीं। Yes, sir. Please. बुक में आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड दोनों देगा, लेकिन आपके कोर्स में सर सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज लिखा है ना। हाँ, ये आप सही कह रही हैं कि कोवेलेंट दिया, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में सिर्फ उसने क्या लिखा है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड लिखा है, यहाँ पे क्लियर है। यस सर। चलिए, अब देखिए अब होता क्या है, अब यहाँ पे सर इस चैप्टर में आयनिक क्यों दिया है, अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में पहला आना चाहिए कि सर इन दिस चैप्टर व्हाई आयनिक नॉट कोवेलेंट, ये क्वेश्चन आना चाहिए ना, ठीक है। अब देखिए, अब सिंस सर ये जो चैप्टर है ये दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, एक वो सर चीज है मेटल और एक वो चीज है सर नॉन मेटल, ये तो क्लियर है। यस सर। और मैं जानता हूं सर कि कोई भी मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन, अब देखो अब मेटल के साथ क्या होता है, मेटल जो है
उसकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, यानी नॉन मेटल गेन कर सकता है और मेटल जो कर सकता है वो लॉस कर सकता है। अभी मैं पूरी कहानी समझाऊंगा, यहां तक क्लियर है कि नहीं? यस सर। भाई कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा तभी तो, इसीलिए तो मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को मूव होने देते हैं ना। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो करंट फ्लो होता है ना? ठीक है, तो एक चीज तो सर हमको समझ आ गई इस चैप्टर में हो क्या रहा है सर। इस चैप्टर में मुझे एक चीज समझ आ गई कि जो मेटल है, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो जो भी चीज बनती है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड आएगा, वो एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ पा रहे हो ना? आर यू एबल टू रिलेट Yes, sir. एवरीथिंग? ठीक है ना? अब मेटल क्या करेगा? मेटल सर सिंपल सी बात है, अगर एक इस तरीके से हम नॉर्मल भाषा में समझे तो सर जो मेटल होता है, मेटल जो होगा वो वन और मोर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है कि नहीं? और Yes, जो sir. नॉन मेटल होगा वो गेन कर सकता है वन sir. और मोर More electrons. इलेक्ट्रॉन को। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि जो चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी वो कैटायन बनेगी, जो गेन करेगी वो एनायन बनेगी। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जिसने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है? प्लीज राइट नो सर। जिसने टॉपिक नहीं पढ़ा, नो सर। अमन नो, बाकी लोग पढ़ के बैठे हो क्या? पायल, दिव्यांका, अनुराग, अंकेश, अमृता। पायल यस, ओके 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 ओके। चलिए कोई बात नहीं, ये आप लोगों को स्कूल में पढ़ा दिया गया है? नो सर, चल रहा है अभी। अच्छा चलिए ठीक है चलिए कोई बात नहीं। ओके ओके हम ओके, लोग कोई ए दिक्कत नहीं। वाले सेक्शन ए वाले हैं। चलिए मैं आपको और चीजें क्लियर करते हुए चलूंगा। देखो मैं आपको चैप्टर में जो भी चीज बता रहा हूँ बस आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। ठीक है ना? चलो, अभी तक मैंने आपको बताया सर, तो इसको सेव करते हैं। तो कहानी में सर दो चीजें आई। अभी तक सर आपने बताया कि पूरी कहानी में एक चीज है सर जिसको हम लोग कह रहे हैं मेटल। एक चीज को क्या कह रहे हैं? मेटल। मेटल। और एक चीज है सर जिसको मैं कह रहा हूँ नॉन मेटल। एक चीज को मैं कह रहा हूँ नॉन नॉन मेटल। मेटल। अब मुझे ये पता है कि सर जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसके बाद मैं समझ गया सर, जो चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, जैसे अभी मैं बताऊंगा, बस आप समझो कि उसको कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। कैटायन, यानी कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो एनायन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है सर, यहां तक समझ गए? अब पहली पॉइंट जो हमको पता होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये तो सर आपने बता दिया कि लॉस गेन होता है और ये अट्रैक्ट होते हैं। अब आपको एक चीज पता है कि जो कैटायन होता है, कैटायन एंड एनायंस are attracted to each अदर। other by a very strong force, स्ट्रॉन्ग फोर्स। strong force। फोर्स। ठीक है ना? और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं कॉल्ड आयनिक फोर्स, कॉल्ड आयनिक फोर्स। आयनिक फोर्स। फोर्स। ठीक है ना? बॉन्ड एंड बॉन्ड गेट्स फॉर्म्ड, एक बॉन्ड बनता है कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है ना। और आयनिक बॉन्ड से अब दूसरा पॉइंट मैं कह सकता हूं कि दूसरा पॉइंट है कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर हुई? इफ क्लियर प्लीज राइट क्लियर। Sir, ये compound formed ionic ये बता रहा हूं, bond. पहले बस समझो आप। इतना लॉजिक समझ गए ना? यहां तक समझ रहे हो Yes, ना? sir. अभी कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, कंफ्यूजन नहीं बचेगी, इसकी टेंशन ना लेना। बस अभी मैं आपको डेफिनेशन चीजें कुछ बता रहा हूं, ठीक है? अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूं। शुरू करें? Yes, sir. अब सर, जीवन बहुत उदास चल रहा था। जीवन वॉज वेरी सैड। Same. देन जीवन में नमक आ गया, सॉल्ट। तो जब खाने में नमक आता है तो मजा आता है कि नहीं? Yes, तो sir. आता है. अब यहाँ पे आएगा कहानी में NaCl। क्या आएगा? NaC. NaCl आएगा। ये क्लियर Yeah. है? चलिए अब मैं सर आपको समझाता हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज आई, NaCl। तो सर अब मैं Yeah. आपको कुछ चीजें बताता हूँ, बहुत आप आराम से देखिएगा। जब आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हीलियम होगा, यहाँ पे लिथियम होगा, था कि नहीं? Yeah. यहाँ बेरिलियम होगा, यहाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन होता है कि नहीं? Yeah. फिर यहाँ Yes. सोडियम होता है, फिर यहाँ मैग्नीशियम होता है। Yes. ऐसे ही होता है ना? Yeah. होता है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल नहीं देखे हो क्या पहले कभी? हाँ देखें हैं sir. देखें. देखे हो ना? हाँ, तो इस तरीके से, एक मिनट बस रुकिए। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बता दो। चलिए, तो ये आपके सामने होता है। तो अब देखिए, तो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना? और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एल्युमिनियम होता है, यहाँ सिलिकॉन होता है, यहाँ फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, यहाँ क्लोरीन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। यहाँ होता आर्गन है नाइट्रोजन. क्या चीज? सर ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फास्फोरस के बगल में सल्फर नाइट्रोजन होता नहीं है. होगा, फास्फोरस सल्फर के होता बगल में है क्या ना. होगा? सल्फर. हाँ, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। यस सर. अब मेरी बात ध्यान से समझिए सर, ध्यान से समझने वाली बात ये है सर कि अगर मैं सबकी रैंकिंग करूं, रैंकिंग करूं, तो इसकी रैंकिंग 1 है, इसकी रैंकिंग 2 है, इसकी रैंकिंग 2 है, इसकी रैंकिंग 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसकी 11 है, इसकी 12 है, इसकी 13 है, इसकी 14 है, इसकी 15, 16, 17, 18। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे ही सबकी रैंकिंग होती है ना? होती है कि नहीं ऐसे सबकी रैंकिंग? और इसी रैंकिंग को, अब देखो ये रैंकिंग किस बेसिस पे की जाती है मैं आपको बताता हूं। जो आप रैंकिंग समझ रहे हैं वो एक्चुअली में एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। समझ गए सिंपल भाषा में? यानी अगर मैं सोडियम की बात करूं और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब हुआ कि इट हैज 11 प्रोटॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ? इट हैज 11 प्रोटॉन्स. यहां तक समझ आ गई कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, अब एक रूल आप जानिए पहले। जीवन में एक रूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं 288 रूल। कौन सा रूल है? 288 रूल। अब देखिए, अब सोडियम की रैंकिंग कितनी है बताइए? 11। तो सर सोडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो रहा 11। क्लियर है कि नहीं? यस सर. अब सोडियम की सर एटॉमिक नंबर 11 है।
अब दिक्कत क्या है, अगर सोडियम के इलेक्ट्रिक नंबर है तो अगर मैं ये रूल फॉलो करूं तो पहले 2 फिर 8 10 हो फिर गया, तो लास्ट में मुझे 8 चाहिए, तो यहाँ पे 1 बच गया। तो दे दे ये Yes, बात sir. ये बात समझ आ रही है जो मैंने लिखी है? सर। Yes, sir. मतलब आप समझ लीजिए, ये अभी मैं समझा रहा हूँ ये दिखा क्या रहा है, बस आप समझिए। सोडियम का देखो, अब मैंने आपको बताया कि कोई भी एटम होता है, देखिए रुकिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या है सर, दुनिया में अगर कोई भी एटम है तो उसके अंदर 3 चीजें हैं, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन। चलिए, अब एक जगह ऐसी होती है पूरे उसके अंदर जहां पे अगर मैं इस प्रोटॉन को ऑरेंज कलर से दिखा दूं, तो ये प्रोटॉन्स आपको कई सारे दिख रहे हैं। मान लो Yes, 4 sir. प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, तो ये कौन सा होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये बेरिलियम होगा ना? Yes, अच्छा sir. देखो, बेरिलियम को किनारे करते हैं। पहले मैं समझता हूँ कि अगर मैं सोडियम को लूं, क्या लूं? सोडियम को, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो मतलब सोडियम के पास कितने प्रोटॉन रहे होंगे? 11 नहीं 11 रहे होंगे ना? Yes, यस सर। यानी सर अब देखिए, पहला प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा प्रोटॉन, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ये क्लियर है? यस सर। yes, sir. मैंने प्रोटॉन को रेड कलर से दिखा दिया। ओके, यस सर। अब होता क्या है, अब बस आप इसको अभी बस समझ लीजिएगा कि जितने प्रोटॉन होते हैं देखा गया है कि उतने ही न्यूट्रॉन भी होते हैं। यानी न्यूट्रॉन भी कितने हुए? उतना ही होंगे 11। हाँ, मान लेते हैं कि वैसे मुझे लगता है इसमें इसके केस में न्यूट्रॉन 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। 12 हाँ, लेकिन बस आप समझ लीजिए कि अगर न्यूट्रॉन 12 है तो मैं इसको 12 करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां तक समझ आ रहा है? यस ये सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। हाँ, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इन सब ने अपने बीच में कुछ फोर्स रखे हुए हैं, एक दूसरे को खींच पकड़े हुए हैं ना ये सब। yes, sir. मैं जो फोटो बना रहा हूँ देख आपको फील हो रहा है कि नहीं? यस सर। है ना? तो ये जो पकड़े हुए हैं सर, तो ये जो फोर्स है ये बहुत खतरनाक है। मेरी बात समझ रहा हूँ? यस सर। तो सर ये जो चीज है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है तुम्हारा? न्यूक्लियस। Nucleus. हाँ, यानी सर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ये लोग रह रहे हैं कि नहीं? यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब यस सर। न्यूक्लियस के अंदर अब लेकिन इलेक्ट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन की बात करूं और प्रोटॉन की बात करूं तो मैं सर एक पॉइंट जानता हूं कि पहला पॉइंट सर ये जानता हूं कि जो एक पहला पॉइंट में जानता हूं सर कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिव्स इनसाइड न्यूक्लियस। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यहां तक क्लियर है? Nucleus. यस सर। हाँ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। देखिए, जिसको नहीं समझ आ रहा है ये समझो। देखो, एन एटम, एक एटम इज न्यूट्रल। एक एटम कब न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। एक एटम न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। चार। Nucleus. चार्ज कब होगा? जब जब टोटल पॉजिटिव चार्ज, क्यू मतलब चार्ज है, ओके, बराबर होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के। क्लियर है? यस सर।
या मैं सर सिंपल भाषा में बोलूं, टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होगा टोटल नेगेटिव चार्ज, या आप ऐसा समझिए कि अब पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन्स की वजह से, है ना? और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो एक चीज क्लियर हो गई सर पूरी कहानी में, और वो ये चीज थी क्या कि इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस यस सर। सर। अब मैंने आपको एक रूल बताया है, 288 रूल। ये रूल ये कहता है कि सर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एटम के अबाउट। घूमते रहते हैं। यानी अगर मैं इसको पहला वो मानूं, क्या करूं इसको मैं? सर्कल एक मिनट, पहला। हाँ एक मिनट। अगर मैं सर इसको पहला वो मानूं, अब भाई न्यूक्लियस आप समझ गए ना? यस सर। अब ये वो जगह है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये पहली जगह होगी सर। ऐसे ही एक और जगह होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, है ना? और ऐसे ही यस, सर एक और जगह होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। घूम रहे होंगे। तो मैं एक और बना देता हूं कि सर ऐसी एक और जगह है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? है यस ना? सर। तो सर रूल के हिसाब से सर पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे? 2। 2। क्योंकि सर पहला रूल कहता है कि पहले में 2 से ज्यादा नहीं घूम सकते, पहले में 2 से ज्यादा नहीं घूम नहीं सकते। तो पहले में 2 घुमा देते हैं। लो, एक को यहां रख दिए, पहले में कितने घुमाने हैं? 2। 2। एक सर यहाँ हो गया और दूसरा यहाँ हो गया, सही बात है ना? यस सर। यस अब दूसरे में कितने घूम सकते हैं? ज्यादा ज्यादा 8। यस सर। तो सोडियम का 11 है, तो पहले इसमें से 2 घट गए, अब कितने बचे? 9। 9। अब 9 में से घट गए 8, तो 1 बचा। तो अगले में कितने घूम रहे होंगे? 8। इसके बाद 1। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्लियर है? यस सर। और एक और होगा सर, क्योंकि रूल के हिसाब से तीसरे में पहले में 2 आ गए, अब सोडियम में क्या हो रहा है? पहले में अब देखो Na 11 है, तो 11 आने के लिए पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। मेरी बात समझ गया कि नहीं? तो अगले में आ रहा होगा, अगले में कितने आ रहे होंगे? एक और। एक बस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझो, अभी आपको पूरी खेल समझ आएगा हो क्या रहा है। अब होता क्या है, देखो मेटल्स के केस में पूरी कहानी क्या है समझना। अब इसके अंदर अगर आप बात करेंगे, किसके अंदर अरे ये क्या है? मतलब ये एटम के अंदर जो ये प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक मिनट, प्रोटॉन, हर जो प्रोटॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा रहा होगा ना, ये सब इसको खींच रहे होंगे कि नहीं अपनी तरफ? यस सर। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? हर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे ना प्रोटॉन अपनी तरफ। यस सर। तो इसी तरह तो इसको भी खींच रहे होंगे सर, फोर्स। समझ पा रहे? जैसे ग्रेविटी है ना? उसी तरीके से सर जब आप दूसरे शेल में जाएंगे तो आप फील कर पाएंगे सर, तो दूसरे शेल में जो है उनको भी तो ये सब खींच रहे होंगे अपनी तरफ। यस सर। खींच रहे होंगे कि नहीं? यस सर। भाई एक नेगेटिव चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। आप जो एकदम बाहर वाला है उसको भी सब खींच रहे होंगे, खींच रहे होंगे।
यस सर। लेकिन आप देखते जा रहे होंगे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी भाई वो उसकी रेंज से बाहर जाता जाएगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है तो वो उसके, अब जैसे भाई धरती ही सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, लेकिन जो चीज सन के बहुत दूर चक्कर लगाएगी तो उसको बाहर निकालना आसान है क्योंकि उस पर लगने वाला फोर्स कम है ग्रेविटी का। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। तो अब क्या होता है मेटल्स के केस में, देखो एक ही चीज समझनी, अगर समझ आ गया तो आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप, क्योंकि आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में एटम एंड न्यूक्लियाई भी है ना, है कि नहीं? यस। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आपको चीजें आसान रहेंगी। तो सर जैसे जैसे जो सबसे दूर वाला होता है, तो अगर मैं सर सोडियम की बात करूं, सर, तो सोडियम में सर, जो सोडियम में 2 2 2 8 और 1 वाला है, तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या ये लूजली बाउंडेड नहीं है कि नहीं? क्या सर, क्या बोले हैं सर, बोलिए। अरे जो एकदम लास्ट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो लूजली बाउंडेड है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि उसमें लगने वाला फोर्स सबसे कम है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज शांति चाहती है, और प्रोटॉन के केस में शांति तब मिलती है, या मतलब एटम में, जब या तो वो 2 और 8 बन जाए, या तो वो 2 8 8 बन जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। अब और भैया नहीं डाला सर। सोडियम के साथ दिक्कत क्या है? सोडियम के पास है 2 8 और 1, है ना? तो सर ये जो एक वाला है ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर एटम को शांति चाहिए तो उसको इस एक को हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं सोडियम में से, अब सोडियम का आपको एटम विजुलाइज हो रहा है ना अपने सामने? यस सर। तो ये जो बाहर वाले में घूम रहा है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं तो आप समझ पा रहे होंगे सर, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ 2 शेल्स मिल रहे हैं। यस सर। यस। मिल रहे हैं कि नहीं? यस सर। है ना? तो सर जैसे ही मैं उसको कर रहा हूं मुझे मात्र 2 शेल बच रहे हैं, क्योंकि तीसरा वाला तो गायब हो गया, है ना? यस। और बीच में सर, बीच में न्यूक्लियस था, तो ये मान लो तो न्यूक्लियस था। ठीक है, अब इस वाले में सर इसके अंदर 2 हैं घूम रहे हैं, और बाहर वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो चीज बनी, मतलब इसके अंदर 2 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये था सर सोडियम, उसने किया 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो ये जो चीज बन के आई इसी को मैं कहता हूं Na+। ये चीज अगर क्लियर हुआ तो प्लीज राइट सर क्लियर। अब आपको यस समझ सर। आया ये Na+ होता क्या है रियलिटी में? यस सर। तो Na+ सर तब बनता है जब एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। यहां तक क्लियर है? यस। क्लियर ना? चलिए, तो सर ये बात थी Na+ की। अब हम लोग आगे की बात करते हैं सर। अब अगर मैं बात करूं तो सर ये Na+ था, आपके Na ने Na+ बता दिया। और अब मैं पढ़ रहा था सर, आप ध्यान से देखेंगे तो मैं जो चैप्टर पढ़ रहा था, एक मिनट, मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे यहाँ पे मैं NaCl के बारे में पढ़ रहा था। किसके बारे में? NaCl। तो एक मैं इंटरेस्टेड था सर Na में, और दूसरा मैं इंटरेस्टेड हूँ Cl में। दूसरा मैं किसमें इंटरेस्टेड हूँ? Cl। अब अच्छा एक चीज और मुझे बताइए, एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये वाली स्लाइड थी जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, ये वाली स्लाइड, तो मैंने आपको बताया कि सोडियम को अगर शांति चाहिए तो उसके पास 2 चॉइस है, या तो अपने आप को 2 और 8 में बदल ले, या तो वो अपने आप को 2 8 8 में बदल ले। ये भी तो हो सकता है। यस। लेकिन आप सोचिए, अगर 2 8 8 में बदलना है
तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स और लाने पड़ेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा तो उसका काम चल जाएगा, है ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो ज्यादा आसान आपको क्या लग रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन को लाना कि एक इलेक्ट्रॉन को देना? एक इलेक्ट्रॉन को देना। हाँ, तो इसीलिए सर ये वाला केस पॉसिबल नहीं होता है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं होता और ये केस पॉसिबल होता है। तो क्वेश्चन अगर बोले कि वाई सोडियम कैन नॉट एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहते हैं कि अगर उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए उनको खींचने के लिए, है ना? तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए, अब सर अगर यहाँ पे मजा आया तो प्लीज लिखो सर, शानदार लिखो, देखो समझ आया कि नहीं किसको। इसको लिख लो। चलो चलिए सर, अल्ट्रा लिख दिए हैं, 7 वाले को हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना सर, उल्टा लिख दिए हैं। अरे सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। मैं क्या लिख रहा था, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, सही है ना? चलो, अब मैंने इसको कर दिया सेव। चलो, अब हम लोग अगली चीज देखने की कोशिश करते हैं। तो सर सोडियम तो समझ गए, अब अगला खेल आता है। अब मैं यहाँ पे रैंकिंग देखता हूँ क्लोरीन की। तो क्लोरीन की रैंकिंग कितनी है? किसके? क्लोरीन की, क्लोरीन की रैंकिंग 17। 17 है। तो अब सर अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो अगर सर आपने बोला सर कि क्लोरीन की रैंकिंग है 17, तो मतलब इसके अंदर प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा, सही बात है? यस। तो प्रोटॉन कितने होंगे क्लोरीन के अंदर? ये तो कंफर्म है 17 होंगे, है ना? यस सर। न्यूट्रॉन 18 होते हैं और इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भी अगर एटम न्यूट्रल है तो ये भी तो 17 होंगे ना भाई, तभी तो 17 पॉजिटिव और 17 Yes, sir. नेगेटिव मिलके 0 बनाएंगे न्यूट्रल। यस यस यस। अब मैं क्लोरीन की बात करता हूं सर। तो क्लोरीन में भी सेम वही कहानी चलेगी जो कहानी किसमें चल रही थी भाई, सोडियम। क्लोरीन में वही कहानी चलेगी ना? क्या क्लोरीन में वो कहानी नहीं चलेगी? एक मिनट, तो मैंने किया, अरे यार क्यों हो नहीं रहा, चलो। तो मैंने सर क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन में क्या रहा होगा, क्लोरीन में एक मिनट, तो सर क्लोरीन में बीच में न्यूक्लियस रहा होगा, है ना? इस न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन रहे होंगे कि नहीं? यस सर। और इस किनारे एक शेल होगा, एक और किनारे एक शेल होगा, और एक और किनारे एक शेल होगा कि नहीं? अब सर अगर क्लोरीन का 17 है, पहले में 2 आएगा, अगले में 8 आएगा, तो अगले में कितना बचा? अगले में कितना आना चाहिए? 8 भाई, तभी तो 17 होगा ना? नहीं समझ आ रहा है? सर आ रहा है। अमन आ रहा है समझ? अमन आ रहा है सर, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे होगा 2, इस वाले में होगा 1 2 एक 3 उसके बाद 4 5 6 7 8 और लास्ट वाले में होंगे 1 2 7। 3 4
5 6 7। क्लियर है? अब मुझे बताइए, अब क्लोरीन के Yes, पास sir. दो चॉइस है। क्लोरीन के पास अपने आप को दो सपने हैं, या तो अपने आप को वो 288 बना ले, या तो वो अपने आप को 28 बना ले, है ना? तभी उसके जीवन में शांति आएगी। तो 288 बनाने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 28 बनाने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। अब मुझे बताइए क्लोरीन के लिए क्या चीज आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना कि 7 इलेक्ट्रॉन देना? वेरी गुड। तो ये पॉसिबल है, ये लेना, पॉसिबल है। sir. फिर यहाँ पर वही रीजन है, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके, Yes, sir. है ना? अब मुझे आप एक चीज बताइए, ये चीज आपको क्लियर हो गई ना? इफ दिस इज क्लियर प्लीज Yes, राइट sir. क्लियर। राइट क्लियर? Clear. क्लियर Clear. क्लियर। अब देखिए, अब सबसे बड़ा खेल अब शुरू होगा। अब खेल ये है कि सोडियम को जीवन में अगर शांति चाहिए, तो सोडियम ने बोला कि मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो और मैं बदल जाऊंगा Na+ में। समझ गए? और क्लोरीन ने बोला कि भाई मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मेरे जीवन में भी शांति आ जाएगी, है ना? Yes, sir. Yes. तो अब कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और कोई एक्सेप्ट कर रहा है। तो Na+ और Cl जब एक दूसरे से मिले तो उनको पहली नजर में एक बहुत खतरनाक इंटरेक्शन हो गया कि नहीं? Interaction. इन लोगों ने अपने बीच में एक बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? Bond. अब ये बॉन्ड ये मत समझना कि एक डंडा की तरह दिख रहा है, बीच में पकड़े हुए हैं दोनों, है ना? बस आप समझिए कि Na+ और Cl-। अब देखिए होता क्या है, आप कभी देखिएगा YouTube वगैरह पे, आपको इमेजिन नहीं आप कर पा रहे होंगे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ रियलिटी में होता क्या है। यहां तक कहानी समझ आएगी नहीं? Yes, sir. अब लोग जो सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, यहां पर आप यही करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब क्या होता है कि जो Na होता है, Na वो आप समझिए कि वो उसके पास बस 2 बचते हैं, और जो क्लोरीन होता है उसके पास 3 होते हैं ना? अब क्लोरीन के पास आ गए सर टोटल लास्ट में इसके पास, मतलब अब लास्ट वाले में इसके पास 8 हो गए कि नहीं? जब इसने दे दिया है, हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लास्ट में 8 हो गए और इसके भी लास्ट में 8 हो गए। ओके, Yes, sir. और आपको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए एक चीज आप समझिए, ऐसा नहीं होता है। देखो जो आपको ये गोला दिख रहा है ना बीच में ऑरेंज कलर का, ऐसा नहीं होता कि वो गोले जैसी कोई चीज होती है। यहाँ पर अभी भी ये तीसरा वाला है, जो तीसरे वाले जिसमें पहले था वो अभी भी यहाँ पे है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ये लेकिन इमेजिनरी लाइन है एक, समझ रहे हो ना? ये रियल में ऐसा नहीं कि कोई रेल की पटरी है उस पे सब घूम रहे हैं, है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, तो ये जब दोनों मिलते, इसने दे दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो बॉन्ड बनता है इसी को हम लोग कहते हैं, या मैं इसको कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मार्टली लिखने की कोशिश करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? Transfer. तो मैं कह रहा हूँ कि यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। ओके, तो अब Yes. समझे ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। Yes, sir. अब देखो यहाँ दानी बहुत बड़ा है और लेने वाला बहुत बड़ा है, तो जब आप देने के लिए तैयार है और भिखा कोई जिसको जरूरत है, हेल्पलेस, वो लेने के लिए तैयार है, तो आपके बीच में एक बहुत अच्छा संबंध बनेगा कि नहीं?
यस सर। यही जो संबंध बनता है, क्योंकि इसमें कोई शेयरिंग नहीं हो रही है ना, जूते दो पैसे लो, ये वाला हिसाब किताब नहीं है इसमें, है ना, ठीक है। तो जब ऐसा हिसाब किताब नहीं है तो सबसे ज्यादा शांति आएगी, और सबसे ज्यादा शांति तब आती है जब आयनिक बॉन्ड बनेगा, तभी तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। है ना। अब इस चीज को सर लिखने के, अब देखिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग कहानी में शुरुआत में जाएं तो हम लोग यहाँ पे देखिए कहानी में, सर मैंने आपको चीज बताया था कि हमारे कोर्स में क्या है, फॉर्मेशन। क्या है? फॉर्मेशन है। तो ये तो चीज मैंने आपको बता दी कि सर जो फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। वो किससे होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से होता है। अब देखिए सर कहानी का असली मजा, कहानी का असली मजा ये है सर, ठीक है। तो मैं अगर NaCl मुझे लिखना है, अगर मुझे NaCl लिखना है तो मैं जो रिप्रेजेंटेशन है NaCl का, ये बोर्ड में पूछ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl का एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो मैं लिखने के आपको बस कुछ तरीके बता देता हूं। पहला तरीका, नंबर सब में मिलेंगे बशर्ते उसने बोला ना हो, ओके। अब देखिए और बताइएगा तीनों तरीके आसान है कि नहीं। पहला तरीका तो मैं लिख दूंगा, पहला तरीका तो सबसे आसान, Na ने माइनस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, ये बन गया सर Na प्लस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैं चाहूं तो यहाँ लिख भी सकता हूं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये 28 है, और अगर मैं इसी में लिखूं क्लोरीन, तो क्लोरीन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनाएगा Cl माइनस, है ना। तो ये 287 है, तो ये हो गया सर 288। ऐसे लिखा जाता है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। तो एक तरीका तो ये हो गया, और आप इसको लिखेंगे कि यहाँ पर बन गया, जब ये दोनों मिलेंगे तो इन दोनों को मिलके आपने लिखा NaCl। पहला तरीका समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब इसी चीज को लिखने का हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो पहला वाला लिखना सबसे आसान तरीका होता है। उसके बाद क्या होता है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इस वाले तरीके में हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात समझ गए कि नहीं? यस सर। जैसे Na के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? Na के लास्ट वाले में एक ही है ना। यस सर। तो Na के ऊपर एक डॉट बना दिया, और क्लोरीन के लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 7 थे कि नहीं? यस। ठीक है। उसके बाद मैंने ये दिखाया सर कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया यहां पे। क्लियर? आ गया। तो ये बना सर Na प्लस, क्लियर है, प्लस प्लस जो सर क्लोरीन था उसके पास 1 2 3 4 5 6 7, और जो एक एक्स्ट्रा है 8, एक आया ना। अब एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या शो कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है। फिर मैं इसको लिख दूंगा सर कि ये 28 है और ये 288 है। क्लियर हुआ? यस सर। यस। चलिए, एक तरीका ये होता है, और तीसरा तरीका जो मैंने आपको कहानी के शुरुआत में बताया था, वो तीसरा तरीका सर ये था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Na के बाहर एक शेल बनाते हैं, फिर तीसरा अगला शेल बनाते हैं, फिर अगला शेल बनाते हैं। क्लियर? फिर हम यहाँ लिखते हैं क्लोरीन के बाहर पहला शेल बनाते हैं,
दूसरा शेल बनाते हैं और तीसरा शेल बनाते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग सर यहाँ पे 2, फिर बाहर वाले में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, और लास्ट वाले में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। और यही जो Yes. लास्ट वाले में सर 1 होता है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा यहाँ, और यहाँ लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर है ना। और ये बनेगा क्या, फिर वही कहानी, यहाँ लिखेंगे Na के बाहर एक शेल बनाएंगे, बाहर एक शेल बनाएंगे, और इसको ऐसे बड़ा सा डब्बा बना के लिख देंगे प्लस। एक प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर ये एक इलेक्ट्रॉन गया है ना। और यहाँ Yes. क्लोरीन करेंगे 1 2 3, और यहाँ पे करेंगे, और माइनस यहाँ पे अगर Na की मैं बात करूं तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंदर 2 थे, और इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया कि नहीं, यस सर। है ना। तो इसी को मतलब 3 तरीके हैं मेरे पास लिखने के NaCl को। क्लियर है कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसी तरीके से, एक मिनट रुको। क्लियर, यस सर। चलिए ठीक है, यहां तक आप लोग क्लियर हो गया ना। तो इसी के साथ आपको मैं एक वर्क देता हूं, वो वर्क आप करेंगे। अब जो मैंने आपको बताया है, आप इन तीनों में से कौन सा अडॉप्ट करना चाहते हैं, पहला दूसरा कि तीसरा। हाँ, अरे आप कौन सा अडॉप्ट करोगे, पहला दूसरा कि तीसरा, दूसरा। हाँ दूसरा आप कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर पहला करता हूं, मैं कभी दूसरा प्रेफर नहीं करता हूं। ओके, मेहनत ज्यादा है ना। यस सर। और शायद दूसरे वाले का ही नाम लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, मैं कंफर्म नहीं हूं, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था। तो शायद दूसरे वाले को लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर पेपर में देखो होता क्या है, पेपर में पूछता है कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड एंड ड्रॉ द आयनिक बॉन्ड ऑफ NaCl बाय लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन डॉट, ओके ओके ओके, शायद आप देखिएगा एक बार कि लेविस भी होता है कि नहीं। चलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डॉट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या आप बोल रहे हैं? लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये दूसरे वाले मेथड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अरे हर चीज का नाम होता है ना, तो ऐसे ही नाम है उसका, ठीक है। अब सिमिलरली आप, जैसे कि मैंने NaCl समझा दिया आपको, तो बोर्ड में आज तक NaCl भी पूछा है, KCl भी पूछा है, ठीक है ना, CaCl2 भी पूछता है, MgCl2 भी पूछता है, MgCl2 भी पूछता है, चौथा CaCl2 भी पूछता है, और MgO पूछता है, ठीक है।
क्लियर है? और Yes, sir. Na2O भी पूछता है, Na2O भी पूछता है ना? और एक और पूछता है 7th, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ये उनके सबसे इजी और पूछने वाले हैं, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बस आपको कहानी में क्या बताना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ बतानी चाहिए चीजों के एटॉमिक नंबर। आपको Na का एटॉमिक नंबर यहाँ लिख लोगे। क्या होता है Na का? 11। पोटेशियम का क्या होता है? 19। निम का सर उसका होता है 19 होता होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम का क्या होता है? 20 की नहीं 12 होता है, ठीक है। क्लोरीन का पूरी दुनिया को पता है 17। कैल्शियम का कितना होता है? 20। कैल्शियम कितना होता है? 20। और Mg हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 14। 24 कहाँ से हो गया जी? 8। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो कोई छूटा नहीं ना। NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, MgO हो गया, Na2O हो गया, CaO हो गया। ओके, तो Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बस आपको कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होना चाहिए। ये होगा सर 281, ये होगा सर 2881 और Mg होगा 282, ये होगा 287, ये होगा 2882 और ऑक्सीजन कितना होगा? 2 और 6। सही बात है कि नहीं? यस सर। बस पूरी कहानी में आपको यहीं पे समझ आ रहा होगा कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर दूं, ऑक्सीजन की बात, और अगर मैं बात कर दूं क्लोरीन की, तो यही दोनों एक्सेप्टर है। ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? यस सर। ये एक्सेप्ट करेगा सर 1 इलेक्ट्रॉन और ये एक्सेप्ट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। सही बात है कि नहीं? है ना? अब जैसे आप छोटा सा एग्जांपल समझिए, Na2O, तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Na अगर मिल जाएंगे उसको और 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे और 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, तो Na2O बना लेगा ना? यस सर। Yes, मेरी sir. पूरी कहानी आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. भाई KCl क्यों बनेगा? क्योंकि K को एक देना है, Cl को एक लेना है ना? MgCl2 क्यों बनेगा? क्योंकि MgCl होता है कि MgCl2 होता है? बन जाएगा। MgCl2। हाँ, MgCl. तो Mg को 2 देने हैं अपने को करने के लिए, तो उसको 2 क्लोरीन चाहिए कि नहीं? Yes, sir. MgO नहीं बनेगा। क्या? MgO भी तो बनेगा। Mg 2 दे देगा, ऑक्सीजन 1 ले लेगा। अब समझ आया ना कि क्यों यही पॉसिबल है? भाई क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि NaCl2 भी तो बन सकता था, लेकिन NaCl2 नहीं बन सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, यस sir. सर। MgCl नहीं बन सकता है, CaCl नहीं बन सकता है, क्योंकि कैल्शियम को जब 2 की जरूरत है, 2 देना चाहता है, 1 ही लेने वाला है, तो ये चीज नहीं बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। और इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। मजा आया कि नहीं? यस सर। मजा आया? अरे मजा नहीं आया क्या यार? मजा आया सर।